प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज बसंत पंचमी, तो सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन करते हैं। और इसी के साथ आज से कहा जाता है कि बसंत ऋतु का शुभारंभ हो जाता है। इसी के साथ ही आज होली की भी शुरुआत हो जाती है। भगवान को तिलक लगाया जाता है। आज से होली का भी शुभारंभ होता है। तो सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आज पराक्रम दिवस, और पराक्रम दिवस हम मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। आज ही के दिन 23 जनवरी 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ उड़ीसा प्रदेश के कटक शहर में। तो उनको भी कोटि कोटि नमन। इसी के साथ हम जो है रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के सभी पाठों को पढ़ चुके हैं। उनका अर्थ, उसका अभ्यास और साथ में उसके अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी भी हमने सबके कर लिए हैं। जिसको भी पीछे कोई पाठ देखना है तो पीछे की वीडियो में जाकर के उसी पाठ को देख सकता है, समझ सकता है और अच्छे से अभ्यास और अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी को भी पढ़ सकता है। आज हम जहां पाठ समाप्त होता है उसके बाद शुभारंभ होती है संधि। तो आज हम करेंगे संधि और उसके भेद के विषय में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, संधि को समझते हैं और करते हैं। संधि, ये संधि की परिभाषा दी गई है संस्कृत भाषा में। मैं इसकी हिंदी करूंगा, आप ध्यान दीजिएगा अवश्य, ठीक है। चलिए, पूर्व पदस्य, पूर्व पद के अंतिम वर्णेन, अंतिम वर्ण के समम साथ, समम के योग में तृतीया विभक्ति होती है इसलिए तृतीया विभक्ति लगाई गई है। पूर्व पद के पहले पद के अंतिम वर्ण के साथ उत्तर पदस्य, उत्तर पद के पूर्व वर्णस्य पहले वर्ण के मिलने से यत परिवर्तनम भवति, जो भी परिवर्तन होता है तत्संधि, वह संधि होती है। अब पूर्व वर्ण और उत्तर पद, पूर्व पद के विषय में जानते हैं। यह है प्लस का चिन्ह, जिसको धन भी कहते हैं, जोड़ भी कहते हैं, लेकिन मैं प्लस बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। विद्या प्लस आलय है। इसमें जो विद्या है ये पूर्व पद है और आलय है ये अंतिम पद है। संधि का नियम क्या है ना, संधि की परिभाषा क्या है, फिर बोलता हूँ मैं। पूर्व पद के अंतिम वर्ण के साथ उत्तर पद के पहले वर्ण के साथ उन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे करके आप लिखेंगे विद्या प्लस आलय है बराबर विद्यालय। अब समझने का प्रयास करते हैं। प्लस से पहला जो अक्षर है वो है ये आ, ये दिखा रखा है। और प्लस के बाद का भी अक्षर क्या है, आ, ये भी दिखा रखा है। इन दोनों के मिलने से, ये देख रहे हैं आप, इन दोनों के मिलने से एक नवीन वर्ण का निर्माण हुआ, आ, ठीक है। अब ये विद्या दै और ये मिलकर बनता दै, ये भी आधा है ये भी आधा, तो दै कैसा रहेगा, आधा। उसमें क्या मिल गया, ये आ, तो क्या बन गया वो, ये ऐसा विद्या, ऐसा विद्या बन गया, ठीक है। अब ये जो बाद वाला आ है और पहले वाला आ है, दोनों को मिलकर आ बना, तो जो विद्या बन गया तो इसका मतलब ये आ तो मिल चुका है। ये दो आ है तो दोनों का आ बन गया, तो इसका मतलब ये वाला इसमें मिल चुका है। और इन दोनों के मिलने से कौन सा आ बना, दीर्घ। इसको दीर्घ संधि का बोलते हैं, दीर्घ संधि की उदाहरण है। तो विद्या, ये आ जा चुका है, लय जोड़ देंगे, क्या बनेगा, विद्यालय। ये बना हुआ है विद्यालय है। तो पूर्व पद के अंतिम वर्ण के साथ तथा उत्तर पद के पहले वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आलय, विद्या प्लस आलय, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। ये उसका उदाहरण, जिसकी भी परिभाषा जो होगी उस परिभाषा का उदाहरण अवश्य देना है। विद्या जमा आलय विद्यालय। एवमेव, इसी प्रकार ही यदि जमापि यद्यपि, ये संधि कौन सी है इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यदि जमापि यद्यपि, कवि जमा इंद्र है, कविंद्र, ये बिल्कुल आ की तरह है। ये छोटी, ये भी छोटी, दोनों मिलके बन गई बड़ी, इसमें हो गई बड़ी और ये ई हो गया समाप्त, क्योंकि छोटी और बड़ी दोनों मिलके बनी थी, तो ये हो गया कविंद्र है,
ठीक है। इसी प्रकार यदि जमा अपि बराबर यद्यपि, कवि जमा इंद्र है बराबर कविंद्र है। चलिए आगे क्या लिखा है, सामान्यतः, सामान्य रूप से संधि त्रिविध, 3 प्रकार की होती है। तो संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। तद्यथा, जैसे क यानी कि नंबर 1 स्वर संधि, इसको वा अच संधि अथवा अच संधि भी कहते हैं। स्वर संधि अच संधि दोनों एक दूसरे क्या है, पर्यायवाची, चाहे अच संधि कहो चाहे स्वर संधि कहो। ख या नंबर 2 व्यंजन संधि, इसका भी दूसरा नाम है वा अथवा हल संधि, हल संधि कहो। अच संधि मतलब स्वर संधि, स्वर संधि मतलब अच संधि। व्यंजन संधि मतलब हल संधि, हल संधि मतलब व्यंजन संधि। वैसे आपको ये तीनों याद करने हैं, लेकिन कोई पूछ ले कि भाई अच संधि कौन सी होती है, तो आपको पता होना चाहिए स्वर संधि होती है। हल संधि कौन सी होती है, व्यंजन संधि होती है। आपके कोर्स में केवल स्वर संधि है, आगे स्वर संधि दी गई है, उस पूरी स्वर संधि को हम करने वाले हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो सामान्य रूप से संधि 3 प्रकार की होती है, जैसे 1 स्वर संधि अथवा अच संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि अथवा हल संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। तो ये 3 प्रकार की संधियां होती हैं। ये तीनों प्रकार की संधि को आपको ज्ञान होना चाहिए। हमने ऊपर बताई संधि की परिभाषा, क्या बताई, पूर्व पद के अंतिम वर्ण के मिलने से और उत्तर पद के पूर्व वर्ण के मिलने से, यानी कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण और अंतिम उत्तर पद का पहला वर्ण, उन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। विद्या जमा आलय है बराबर विद्यालय समझाया है, जैसे मैंने आपको समझा दिया है। इसी प्रकार यदि जमा अपि बराबर यद्यपि, कवि जमा इंद्र है बराबर कविंद्र है। सामान्यतः संधि त्रिविध, सामान्य रूप से संधि 3 प्रकार की होती है। तद्यथा, जैसे क स्वर संधि अथवा अच संधि या व्यंजन संधि, अच संधि या स्वर संधि, ख व्यंजन संधि अथवा हल संधि, ग विसर्ग संधि। तो इनकी परिभाषा आगे नहीं दी गई है, इन तीनों की परिभाषा में भी यही आपको बता देता हूं। स्वर संधि का मतलब है इस प्लस से पहले और बाद में दोनों तरफ स्वर होने चाहिए, जैसे ये है विद्या जमालय, यहाँ पहले भी आ बाद में भी आ, इस स्वर संधि का उदाहरण है। यदि जमा अपि, यहाँ भी शुरू में ई है बाद में ए है, ये भी अयादि उसका स्वर संधि का उदाहरण है। कवि जमा इंद्र है, ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद आती है व्यंजन संधि, लगती नहीं है लेकिन परिभाषा आनी चाहिए। तो स्वर संधि की परिभाषा है स्वर के बाद स्वर वर्ण आने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आलय बराबर विद्यालय है, यदि जमा अपि बराबर यद्यपि, कवि जमा इंद्र है बराबर कविंद्र है। अब है ये व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का मतलब उसमें व्यंजन होना ही चाहिए। तो व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद व्यंजन या व्यंजन के बाद स्वर आ जाए तो उन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के उदाहरण ऊपर आ गए हैं, यहाँ मैं व्यंजन संधि का उदाहरण लिख रहा हूं। पहला उदाहरण देखिए आप, वाक प्लस मयम, इन दोनों की संधि करके बनता है क के बाद पंचम वर्ण आए तो उसको भी पंचम वर्ण हो जाता है। तो ये क्या बन गया, पंचम का क ख ग वांग आगे जोड़ देंगे, ऐसा ही मयम, क्या संधि बन गया, वांग जयम। यहाँ प्लस से पहले भी व्यंजन है और प्लस के बाद में भी व्यंजन है। इसी का दूसरा उदाहरण है, व्यंजन के बाद व्यंजन आए या व्यंजन के बाद स्वर आए तो दोनों में व्यंजन संधि होती है। दूसरा उदाहरण देखिए, बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, वाक जमा ईश है। यहाँ प्लस से पहले क्या है, व्यंजन, बाद में क्या है, स्वर, तो क्या बन जाएगा, वागीस है। ठीक है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। उसके बाद विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद क्या है, चाहे स्वर आ जाए चाहे व्यंजन आए, दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर होने चाहिए, व्यंजन संधि में एक तरफ व्यंजन दूसरी तरफ व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। और व्यंजन संधि कहती है स्वर से मेरा तालमेल हो सकता है, विसर्ग से नहीं।
तो व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा व्यंजन के बाद स्वर होगा तो संधि हो जाएगी। विसर्ग संधि कहते हैं मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, कोई भी आए मैं उसे संधि कर लेती हूँ, चाहे विसर्ग के बाद स्वर आए चाहे विसर्ग के बाद व्यंजन आए, दोनों में विसर्ग संधि हो जाती है। तो परिभाषा एक बार फिर बोलते हैं। स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्ण आने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आलय है बराबर विद्यालय, यदि जमा अपि बराबर यद्यपि, कवि जमा इंद्र बराबर कविंद्र। व्यंजन संधि इसी प्रकार, व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा व्यंजन के बाद स्वर आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाग जमा मयम बराबर वांगमयम, वाग जमा ईसय बराबर वागीसय। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उसमें जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे राम है प्लस अपि, संधि हो गई, क्या बन गया, रामो पी। ठीक है, और उसके बाद सह प्लस गच्छति, यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा, स गच्छति संधि बनेगा। यहाँ विसर्ग के बाद स्वर है और यहाँ विसर्ग के बाद व्यंजन है। तो आज के लिए इतना ही। संधि और संधि के तीनों भेद की परिभाषाएं आप अच्छे से जान लें, समझ लें, आपको ये याद हो जाना चाहिए। कल से हम करवाएंगे स्वर संधि। तो आज के लिए इतना ही। जयतु सुर भारती।